आइसोटोप्स के बारे में। ये वही परमाणु हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, कार्बन के हर परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 या 8 हो सकती है। इसी वजह से उनके वजन में फर्क आता है। आइसोटोप्स दो प्रकार के होते हैं। इन दीखी क्वानम अस्थिर रेडियोएक्टिव, 2 स्थिर स्टेबल। अस्थिर आइसोटोप्स समय के साथ बदल जाते हैं, जैसे कार्बन 14, जिससे हम फॉसिल्स की उम्र पता करते हैं। स्थिर आइसोटोप्स समय के साथ नहीं बदलते और हमेशा वैसे ही रहते हैं। ये स्थिर आइसोटोप्स भूविज्ञान में किसी जासूस की तरह काम करते हैं। चट्टानों, पानी, हवा और जीवाश्मों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। भले ही ये अदृश्य हों, लेकिन पृथ्वी के अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं से मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि ये अदृश्य जासूस कैसे काम करते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स वे परमाणु हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। हर तत्व के हल्के और भारी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 16 हल्का और ऑक्सीजन 18 भारी। प्रकृति की प्रक्रियाएं, जैसे पानी का भाप बनना या बारिश होना, हल्के और भारी आइसोटोप्स के साथ अलग व्यवहार करती हैं। जब समुद्र का पानी भाप बनता है, तो हल्के ऑक्सीजन 16 वाले अणु ज्यादा आसानी से उड़ जाते हैं। नतीजतन समुद्र के पानी में भारी ऑक्सीजन 18 आते बाब आरी के केटी साई बा 18 का अनुपात बढ़ जाता है और ध्रुवों की बर्फ में हल्के आइसोटोप्स का। वैज्ञानिक इन आइसोटोप्स के अनुपात को आइसोटोप रेशियो कहते हैं और इसे मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। इन अनुपातों से पता चलता है कि सैंपल किस तरह के पर्यावरण में बना था, जैसे तापमान, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां। यह तकनीक हमें पृथ्वी के अतीत की झलक देती है, मानो टाइम मशीन हो। अब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोप्स के कमाल के उपयोग। कार्बन के दो मुख्य स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 हल्का और कार्बन 13 भारी। पौधे प्रकाश संश्लेषण में हल्के कार्बन 12 को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए पौधों और शाकाहारी जानवरों में इसका अनुपात अधिक होता है। वैज्ञानिक जीवाश्मों में कार्बन आइसोटोप्स का विश्लेषण कर प्राचीन जीवों के आहार का पता लगाते हैं। क्या वे गेहूं चावल खाते थे या मक्का गन्ना? ऑक्सीजन के भी दो मुख्य आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। इनका अनुपात बर्फ की परतों में मापकर वैज्ञानिक प्राचीन जलवायु का अध्ययन करते हैं। अगर बर्फ में भारी ऑक्सीजन 18 ज्यादा है, तो उस समय पृथ्वी गर्म थी। हल्का ऑक्सीजन 16 ज्यादा है, तो ठंडा युग था। आइस कोर हमें हजारों सालों के तापमान का रिकॉर्ड देते हैं। बर्फ के छोटे अणु पृथ्वी के अतीत के बड़े राज खोलते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के स्टेबल आइसोटोप्स भी भूविज्ञान में अहम हैं। हाइड्रोजन के दो रूप हैं, प्रोटियम हल्का और ड्यूटेरियम भारी। बारिश के पानी में ड्यूटेरियम की मात्रा बताती है कि बादल कहां से आए और कितना सफर किया। वैज्ञानिक पानी के सैंपल लेकर हाइड्रोजन आइसोटोप्स का अनुपात मापते हैं। इससे पता चलता है कि भूजल का स्रोत क्या है। यह जानकारी जल संसाधन प्रबंधन और प्रदूषण की पहचान में मदद करती है। नाइट्रोजन के दो मुख्य आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर नाइट्रोजन 15 का अनुपात बढ़ता है। इससे पता चलता है कि कोई जीव शाकाहारी था या मांसाहारी। नाइट्रोजन आइसोटोप्स से हम प्राचीन जीवों की भोजन श्रृंखला और पारिस्थितिकी में उनकी स्थिति जान सकते हैं। सल्फर के 4 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जिनमें सल्फर 32 और सल्फर 34 सबसे आम हैं। सल्फर आइसोटोप्स का अनुपात हमें अयस्कों के निर्माण और प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बताता है। कुछ बैक्टीरिया समुद्री पानी के सल्फेट को सल्फाइड में बदलते हैं।
जिससे सल्फर 32 का अनुपात बढ़ जाता है। वैज्ञानिक चट्टानों में सल्फर आइसोटोप्स का विश्लेषण कर प्राचीन समुद्रों और जीवन की जानकारी जुटाते हैं। औद्योगिक गतिविधियों से निकला सल्फर अलग आइसोटोपिक सिग्नेचर देता है। इससे प्रदूषण के स्रोत पहचाने जा सकते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स भूविज्ञान के लिए अमूल्य हैं। ये अदृश्य जासूस पृथ्वी के इतिहास की कहानी सुनाते हैं। विज्ञान का यह क्षेत्र दिखाता है कि सबसे छोटी चीजों में सबसे बड़े राज छिपे होते हैं।